मेरा नाम काव्य है और मेरे माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था और मुझे मेरी मासी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मासी का नाम सविता था। वो मुझे अपने सगे बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी। मासी के रूप में मैंने अपनी माँ को देखा था। उनकी दो बेटियां थी, लेकिन वो मुझसे छोटी थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मेरे नाम भी कर दिया। उन्होंने मुझे कभी मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे मेरी पूरी दुनिया मेरी मासी ही लगती थी और मेरे हर दिन की सुबह मासी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर होती थी और हर रात उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए खत्म होती थी। मैंने कभी भी अपने आप को अकेला या अनाथ नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी पूरी करवाई। एक दिन मैं मासी के पास बैठी थी और वो मेरे बाल बना रही थी, जब उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे बात करना शुरू किया। काव्य बेटी, तुम मेरी सगी बेटियों से बढ़कर हो। मैंने कभी तुम्हें अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया। मेरी हमेशा से बस एक ही कोशिश थी कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूं और तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दूं कि तुम अनाथ हो। उनकी आंखों में ममता मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उनका वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरना मुझे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। मुझे पता था कि वो मेरे बारे में जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगी और जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। और मैंने जवाब दिया कि हाँ मासी, आपने मुझे एक माँ का प्यार दिया है। मैं आपका ये प्यार और ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने उनके हाथ को पकड़ते हुए उनकी तरफ देखा। मुझे उनके ऊपर बहुत भरोसा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। उनकी कही बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है बेटा, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से घर से विदा करूं, तुम्हें दुल्हन बनते देखूं। मैं चाहती हूं कि मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल में खुश देख सकूं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और वो देखना चाहती थी कि मैं उनकी बात सुनकर किस तरह रिएक्ट कर रही हूँ। मैंने अपना सर झुकाया और कहा, मासी, आप मेरे लिए जो भी सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी। आप जो भी फैसला करती हैं मैं उसी में राजी हूँ। मैंने उन्हें जवाब दिया। मुझे उनके ऊपर बहुत भरोसा था, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की थी। वो कभी मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगी और वो मेरे लिए एक अच्छा लड़का ही ढूंढेंगी। मुझे पता था मेरी बेटी कभी मेरी बात नहीं टालेगी। मैं कल ही रिश्ते वाली से बात करती हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ सके। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा और फिर वो अपने कामों में लग गईं। मैं ये सब सोच सोच कर थोड़ा खुश भी हो रही थी और थोड़ा घबरा भी रही थी कि पता नहीं मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। कुछ दिन के बाद ही रिश्ते वाली औरत मासी के पास आई थी। मैं उस वक्त किचन में चाय बना रही थी, लेकिन उनकी आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चूहे की आंख थोड़ी हल्की की और अपना ध्यान उनकी बातों में लगा लिया। लड़का बहुत खूबसूरत, लंबा चौड़ा, पढ़ा लिखा और बहुत ही अच्छे परिवार से है और कमाता भी बहुत अच्छा है। इनका अपना खुद का घर यहीं पर है, मगर लड़का बाहर काम करता है और उसकी माँ बहुत ही सीधी और शरीफ औरत है। वो लोग बस एक खूबसूरत और अच्छी लड़की की तलाश में हैं जो उनके घर को संभाल सके। उस रिश्ते वाले ने उस लड़के की बहुत ही तारीफ की। अच्छा, अगर ऐसा है तो लो मुझे उस लड़के की फोटो दिखाओ और लड़के का नाम क्या है, वो लोग क्या करते हैं। मासी की आवाज में खुशी के साथ साथ थोड़ी बेचैनी भी थी। वो उस औरत से हर छोटी से छोटी बात पूछ रही थी। मेरी मासी किसी भी बात में जल्दबाजी करने वाली औरत नहीं थी। उस औरत ने बताया कि लड़के का नाम महेश है। फोटो देखिए, फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला। वो लोग बहुत खानदानी है। महेश का एक बड़ा भाई भी है, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं। घर में बस सास और एक नंद है। महेश की कमाई बहुत अच्छी है और वो तो अपनी पत्नी को भी अपने साथ बाहर ही रखेगा। और उस औरत ने बहुत ही खुश होते हुए मासी को तस्वीर दिखाई। उन्होंने फोटो देखी और मुझे आवाज दी, काव्या बेटा, जरा इधर आओ। मैं चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और मैंने चाय की ट्रे को टेबल पर रखा और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे वो फोटो दिखाई और कहा कि ये फोटो देखो जरा, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। उन्होंने वो फोटो मेरे हाथ में दे दी और मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि मैं हाँ कह दूंगी। मैंने फोटो देखा। उस फोटो में जो आदमी था वो सच में बहुत ही खूबसूरत था। मैंने सोचा कि अगर इतने अच्छे लड़के से मेरी शादी हो रही है तो फिर मैं क्यों ही मना करूंगी। और जैसा कि इस औरत ने बताया कि लड़का बाहर काम करता है और बहुत अच्छा कमाता है,
देखने में भी बहुत अच्छा है, तो मुझे क्या ही ऐतराज होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने ये कहा और मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वॉशरूम में गई और मैंने अपने गरम गरम गालों पर पानी डाला और फिर फेस वॉश किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से होने जा रहा था। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को रिश्ता पसंद आ गया और उसने हाँ भी कर दी है। तुम उन लोगों से बात करो और कहो कि हमें रिश्ता मंजूर है। लड़के वालों को हमारे घर बुला लो ताकि हम आमने सामने बैठकर बात कर सकें और शादी की डेट फिक्स कर सकें। मासी ने खुश होते हुए उस औरत से कहा। 1 हफ्ते बाद महेश की बहन और माँ हमारे घर आई। वो दोनों बहुत खुश थी। महेश की माँ ने मुझे देखते ही अपने गले लगा लिया और रिश्ता पक्का करते हुए मुझे सोने की अंगूठी पहनाई। उन्होंने मासी से कहा कि हमें आपकी बेटी काव्या बहुत पसंद आई, मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, क्योंकि महेश बाहर काम करते थे और वो बस कुछ दिन के लिए ही यहाँ छुट्टी पर आए हुए थे। मासी ने उनकी बात को समझा और 2 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हो गई और इसी बीच मेरी और महेश की एंगेजमेंट हो गई। जबकि महेश इंडिया में नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने मुझे अंगूठी पहना दी थी और फिर एंगेजमेंट के बाद कभी कभार मेरी महेश से बात हो जाती थी। जब पहली बार उनका फोन आया तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने घबराते हुए हेलो कहा। हेलो काव्या, कैसी हो तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत लड़की से होने वाली है। उनकी आवाज बहुत भारी और दिल को छू लेने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं ठीक हूँ, मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से ये शब्द निकले थे। मुझे उनसे बात करते हुए बहुत शर्म आ रही थी। मैं बहुत खुश थी। माँ ने तुम्हारी फोटो भेजी थी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। मैं बेसब्री से हमारी शादी का इंतजार कर रहा हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हारे पास होऊंगा। उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की थी और उनसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनसे पहली बार बात नहीं की है और मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। उनसे बात करने के बाद मुझे अपनापन महसूस हुआ था और देखते ही देखते शादी का वक्त पास आ गया और शादी की तैयारी घर में जोरों शोरों से होने लगी। मासी ने मेरी शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिरकार शादी का दिन आ गया। महेश बारात लेकर आए, हमने 7 फेरे लिए और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। मुझे विदा करते हुए मेरी मासी ने मुझे बहुत प्यार किया और वो रोने लगी और फिर मैं विदा होकर महेश के साथ उनके घर आ गई थी। मेरी नंद और सास ने मेरा स्वागत किया और मेरी नंद ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। मैं दुल्हन बनी हुई बेड पर बैठी हुई थी और महेश के आने का इंतजार कर रही थी। मैं वहां बैठी हुई घबरा रही थी और वो इतना भारी लाल कलर का शादी का लहंगा पहने हुए मैं थक गई थी। लेकिन महेश से मिलने की खुशी में मैं उस थकावट को भी भूल गई थी। इतनी ही देर में दरवाजा खुला और मेरी नंद अंदर आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। भाभी, माँ ने कहा है आप भूखी होंगी और थक गई होंगी, आप ये दूध पी लीजिए। मेरी नंद ने मुस्कुराते हुए मुझे दूध का गिलास दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मुझे भूख नहीं है। मैंने उससे हिचकिचाते हुए मना करने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि महेश आए तो मैं उनके साथ ही कुछ खाऊं पीऊं। नहीं भाभी, आप इसे पी लीजिए, वरना माँ नाराज होंगी और वो मुझे डांटेंगी अगर मैं दूध का गिलास ऐसे ही वापस लेकर गई तो। वैसे भी आप मुझे बहुत थकी हुई लग रही हैं, इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उसने जबरदस्ती वो गिलास मेरे हाथ में दे दिया। उसने मुझसे ऐसे बार बार कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। मैंने उसका दिल रखने के लिए वो दूध पी लिया। दूध का टेस्ट थोड़ा अजीब सा था, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया। वो मेरे हाथ से गिलास लेकर रूम से बाहर चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगी और मैं फिर से अपनी गहरी सोच में डूब गई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर भारी हो रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कमरे की हर चीज घूम रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो रहा है। मुझे इतनी तेज नींद क्यों आ रही है? मेरा सर ऐसे क्यों घूम रहा है? मैंने अपना हाथ अपने सर पर रखा। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। पता नहीं कब और कैसे मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी सुबह आँख खुली तो पूरे कमरे में सूरज की रोशनी फैली हुई थी और मेरे सर में भी अभी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैंने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था और उस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरे दिल में एक सवाल आया कि महेश कहाँ है और रात भर कमरे में आए थे या नहीं।
मैंने घबराहट में बेड से खड़े होते हुए खुद से सवाल किया। मैंने पहले जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन वॉशरूम में भी कोई नहीं था। मैंने बाहर बालकनी में भी जाकर चेक किया, लेकिन उस कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं जल्दी से फ्रेश हुई और रेडी होकर नीचे चली गई। नीचे हॉल में मेरी सास बैठी हुई नाश्ता कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए मुझसे कहा कि आओ बेटी, उठ गई तुम, कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से पूछा, लेकिन उनकी आंखों में देखने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने मुझे अपने पास कुर्सी पर बैठाया। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन महेश कहाँ है? मुझे वो कमरे में नजर ही नहीं आए। मैंने बेचैनी से उनके पास बैठते हुए पूछा। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल थोड़ा डर रहा था। मेरी आवाज में खौफ था जिसको मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं छुपा सकी। बेटी, दरअसल महेश को इमरजेंसी में अपने काम पर वापस जाना पड़ा। वो तुम्हें सोता हुआ छोड़कर रातों रात एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसके बॉस का फोन आ गया था और उसे हर हाल में सुबह की फ्लाइट से अपने काम पर पहुंचना था। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए मुझे बताया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अर्जेंट? ऐसे कैसे जाना पड़ गया? हमारी कल ही तो शादी हुई है और आज वो मुझे छोड़कर बिना बताए कैसे चले गए? मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि महेश की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो मुझसे मिले बिना ही चले गए। मैंने तो कितने सपने देखे थे, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया और मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, काम के सिलसिले में जाना ही पड़ता है। आदमियों के 1000 अर्जेंट काम होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हें जल्दी ही अपने पास बुला ले, फिर तुम दोनों वहाँ पर खुशी से रहना। उसने मुझसे कहा है कि वो वहाँ पर पहुँचकर तुम्हें फोन करेगा। तुम परेशान मत हो। उन्होंने मुझे समझाते हुए चुप तो करा दिया और मैं यही सोचकर वहाँ पर रहने लगी कि जल्दी ही महेश यहाँ आ जाएंगे या फिर मुझे अपने पास बुला लेंगे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और मैं अपने ससुराल में महेश का इंतजार करते हुए दिन गुजार रही थी। हर रोज मेरी सास मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरती और मुझे तसल्लियां देती कि मैं परेशान न हूँ और ना ही कोई टेंशन लूं। महेश जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मेरी नंद अभी 12th क्लास में थी और वो ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो स्कूल से आकर मेरे पास बैठ जाती थी और मुझसे घंटों घंटों बातें किया करती थी। उन दोनों का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और रोज रात में वही दूध का गिलास अब तो जैसे अब रोज का रूटीन बन गया था, जिसे पीकर मैं एक गहरी नींद में चली जाती थी। और फिर मैं रोज सुबह उठती तो मुझे बहुत थकान महसूस होती और मेरे सर में दर्द होता, जिसे मैं नजरअंदाज कर दिया करती थी और समझती थी कि शायद मैं टेंशन ले रही हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी जब महेश का फोन आया। मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई और मैंने बहुत खुश होते हुए महेश से पूछा, आप मुझे कब अपने पास बुला रहे हैं? मैं यहाँ आपके बगैर बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरी आवाज में एक परेशानी और शिकायत थी, जैसे मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हूँ और जैसे तैसे करके बस दिन गुजार रही हूँ। मैंने फोन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। काव्या, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं दिन रात इसी कोशिश में हूँ कि तुम्हें अपने पास बुला लूं। कुछ वीजा की परेशानी है जिसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही तुम्हारा वीजा लगेगा मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। उनकी आवाज में बहुत हमदर्दी और परेशानी थी। लेकिन महेश, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। आप तो मेरी शादी की अगली सुबह ही मुझसे दूर चले गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी कहीं रुक सी गई है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन मैंने उन्हें साफ किया, तुम फिक्र मत करो, माँ और छोटी है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बस कुछ दिन और सब्र कर लो। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और फिर काम का बहाना बनाते हुए कॉल कट कर दी। मैंने फोन बेड पर फेंका और गहरी सांस ली तो मुझे उनकी बातों से तसल्ली तो मिलती थी, लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं होती थी। और फिर दिन महीनों में बदलने लगे। मुझे हमेशा चक्कर आते थे और बहुत कमजोरी महसूस होती थी। मैं पूरा पूरा दिन अपने कमरे में रहती थी और बाहर कम ही आती जाती थी। एक दिन मैं नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई सबके साथ नाश्ता कर रही थी, तभी मेरे पेट में दर्द हुआ और मुझे वॉमिटिंग आने लगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और वॉशरूम की तरफ भागती हुई चली गई। मेरी सास और नंद मुझे हैरत से देख रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हुआ काव्या बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है। उन्होंने अपनी चेयर से खड़े होते हुए मुझे परेशान होते हुए पूछा और मेरे माथे पर हाथ रखा। हाँ माँ, बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं और दिल घबरा रहा है और पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा है,
लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तुम आराम करो बेटी, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और मेरी सास किचन में और मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ गई। माँ, मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आज मासी के पास चली जाती हूँ। जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए, और शायद वहाँ जाकर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाए। मैंने सास की तरफ देखते हुए उनसे पूछा कि हाँ हाँ बेटी, जरूर जाओ। मैंने तुम्हें कभी किसी बात से मना किया है क्या? तुम आराम से जाओ और चाहो तो कुछ दिन अपनी मासी के पास रहकर आ जाओ। मैंने एकदम से जाने के लिए तैयारी की। मैंने कपड़े चेंज किए और अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर घूम रहा है। मैंने रिक्शा वाले भैया से अस्पताल की तरफ ले जाने के लिए कहा, तो मैंने सोचा कि मासी के घर जाने से पहले मैं डॉक्टर को दिखा दूं। मेरी तबीयत शायद ठीक हो जाएगी। आज अस्पताल में काफी रश था, मगर मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने पहले मुझे देखा। डॉक्टर एक बहुत ही समझदार औरत लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है आपको। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे काफी दिनों से चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग भी हो रही है। मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है और मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता। मैंने कुर्सी के पीछे टेक लगाते हुए अपनी सारी परेशानियां बता दी। काव्या, मुझे तो आपको देखकर कुछ और ही लग रहा है। क्या आपकी शादी हो चुकी है? उन्होंने मेरे माथे पर सिंदूर देखा, मगर फिर भी मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि जी, मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका इस तरह से मुझसे पूछना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराना होगा। मुझे जो शक है वो टेस्ट के बाद ही अब पता चलेगा। आप नर्स के साथ जाइए और ये रिपोर्ट कराकर ले आइए। मैंने घबराते हुए नर्स के साथ जाकर सारे टेस्ट करवाए और दोबारा डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़े होकर डॉक्टर से मिलने का इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आधे घंटे के बाद मुझे अंदर बुलाया गया। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी और मुझसे कहा कि काव्या, एक गुड न्यूज है, आप माँ बनने वाली हैं और आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, लेकिन ये खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। ये सुनकर पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या सुन लिया। मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। आप ये क्या कह रही हैं डॉक्टर? ये नामुमकिन है। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है। शायद गलती से किसी और की रिपोर्ट्स मुझे दे दी गई हैं। लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैंने ये कहते हुए रिपोर्ट्स उनके हाथ से ली। मेरी आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। काव्या, तुम होश में आओ। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये रिपोर्ट तुम्हारी है और इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। ये सच है। डॉक्टर ने हैरान होते हुए मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर, आपको नहीं पता, मेरी शादी की अगली सुबह ही मेरे हस्बैंड दूसरे कंट्री चले गए थे और उनको गए हुए 6 महीने हो गए और वो वहीं काम करते हैं और इन 6 महीनों में मेरा उनसे कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, तो फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? डॉक्टर, कह दीजिए कि ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। मैं फूट फूट कर उनके सामने रोने लगी और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी आवाज डॉक्टर के पूरे केबिन में गूंज रही थी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर भी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और पानी का ग्लास मेरे हाथ में दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरी बात सुनकर वो भी एक गहरी सोच में डूब गई हैं। लेकिन काव्या, मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलता। तुम प्रेग्नेंट हो और यही सच है। अगर तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो फिर बात कुछ और है। तुम्हें बहुत ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने बहुत आराम से मुझे समझाते हुए मुझसे कहा। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच लिए। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। डॉक्टर, प्लीज मेरी हेल्प करें। अगर मेरी सास को इस बारे में पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मेरे हस्बैंड महेश मुझे डाइवोर्स दे देंगे और मुझ पर कैरेक्टर लेस होने का इल्जाम लग जाएगा। मेरी मासी की और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे मिन्नतें करना शुरू कर दी। डॉक्टर हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि इन सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ काव्या। ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है और आपको इसे खुद ही सॉल्व करना होगा। डॉक्टर ने ये कहते हुए मुझसे नजर चुरा ली। डॉक्टर, आपको मेरा अबॉर्शन करना होगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं किसी नाजायज बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। आप मुझसे जितने भी पैसे मांगेंगी मैं आपको दूंगी। प्लीज डॉक्टर, मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने अपना बैग खोलकर उसमें जितने भी पैसे थे सब उन्हें दे दिए। मेरी हालत एक पागल इंसान जैसी हो रही थी।
डॉक्टर ने थोड़ी देर तक तो पहले मुझे ऐसे ही देखा, लेकिन फिर मेरी मजबूरी को समझते हुए और मेरी इज्जत की खातिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और 2 गोलियां निकालकर मेरे सामने रख दी। ये गोलियां खा लेना, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। याद रखना, कानूनी तौर पर यह अपराध है। मैं ये सब कुछ तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। डॉक्टर ने वो गोलियां मेरे हाथ में दे तो दी। मैंने वो गोलियों को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और बिना एक शब्द कहे डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। मेरा दिमाग जैसे फटने वाला था। मैंने मासी के घर जाना कैंसिल किया और सीधी वापस ससुराल आ गई। हॉल में उस वक्त कोई नहीं था। मैं सीधी अपने कमरे में गई, दरवाजा अंदर से लॉक किया और चुपचाप वो गोलियां खा ली। कुछ ही घंटे बाद मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही है। मैं वहीं बिस्तर पर बिखरती गई। मैंने अपनी आवाज़ को अपने हलक से बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि मेरी आवाज़ बाहर न जाए और कहीं कोई गलती से सुन न ले। ये दर्द मेरे शरीर के साथ साथ मेरी रूह को भी छलनी कर रहा था। मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैंने बाथरूम में जाकर खुद को साफ किया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने एक ऐसे पाप की सज़ा काटी थी जो मैंने किया भी नहीं था। मैंने एक नन्ही सी जान को मारा था, और वो एक ऐसी नन्ही सी जान जिसके वजूद के बारे में मुझे खुद को नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मेरी सास और नंद मेरे कमरे में आई तो मैं वहीं अपने बेड पर लेटी थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझे मासी के घर जाने से पहले ही फीवर आ रहा था, इसलिए मैं रास्ते से ही वापस आ गई। उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया और मुझे दवाई देकर मुझसे कहा कि तुम आराम करो, और मुझे मेरे कमरे में लिटाकर खुद बाहर चली गईं। मेरे दिमाग में ही ये बात चल रही थी कि यह सब कैसे हो गया। मेरे हस्बैंड तो बाहर हैं, यहाँ से गए हुए उन्हें 6 महीने होने वाले हैं। मुझे अब ये टेंशन खाई जा रही थी कि रात के अंधेरे में मेरे साथ कौन ये गंदा खेल खेल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, किसको ये सब बताऊं। अगर मैंने किसी को बताया तो क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? मैं यही बात सोचती रही। पहले तो मिसकैरेज का सदमा मुझे अंदर से छलनी कर गया था। मैं घर में नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी और पूरा दिन खुद को घर के कामों में बिजी रखती थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। मेरे दिमाग में हर वक्त यही बात चलती रहती थी कि ये सब कैसे हो गया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। सास और नंद की नज़रों से बचकर मैं रोती रहती थी। मुझे तन्हाई से डर लग रहा था और मैं अब हर पल डर के साए में जीने लगी। मेरा वो कमरा मुझे किसी कैद खाने की तरह लगता था। मैंने बहुत बार रात को दूध पीने से मना किया, जो मेरी नंद मेरे पास रोज़ रात को लेकर आती थी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे ज़बरदस्ती वो दूध पिला ही देती थी। भाभी, आप आजकल बहुत कमज़ोर लग रही हैं। माँ ने आपके लिए हल्दी वाला दूध भेजा है, इसे पी लीजिए, आपका चेहरा भी पीला पड़ रहा है। वो वहीं खड़े होकर मुझे दूध का गिलास देने लगी और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी बहुत फिक्र करती है और मेरे लिए थोड़ी परेशान है। मुझे भूख नहीं है और मेरा दिल भी घबरा रहा है। तुम ये दूध का गिलास वापस ले जाओ, मैंने चादर ओढ़ते हुए उससे कहा। मुझे इस दूध में से एक अजीब सी स्मेल आती थी और मैं उसको पीने से थोड़ा डरती थी। ऐसे कैसे वापस ले जाऊं? माँ मुझसे कहती है कि मैं अपनी भाभी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकती। आप चाहें तो आप आधा गिलास पी लें और बाकी का मैं पी लूंगी। उसके चेहरे पर ऐसी हमदर्दी देखकर मैंने मना नहीं किया। उसने वो गिलास मेरे हाथ में दे दिया और उसकी इतनी जिद के आगे मैं हमेशा हार मान जाती थी और वो दूध मैं पी लेती थी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन अब और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और महेश की कॉल्स भी अब कम आती थी। लेकिन जब भी मैं उनसे बात करती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं चीख चीख कर उन्हें सब कुछ बता दूं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैं चुप रहती थी और फिर एक शाम उनकी कॉल आई तो मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उनसे बात करने की कोशिश की। महेश, आप मुझे सच सच बताइए, आप सच में दूसरी कंट्री में हैं या मुझसे झूठ बोला जा रहा है? मैं यहाँ सच में बहुत अकेली हूँ और बहुत परेशान हूँ। मुझसे अब ये दूरी और बर्दाश्त नहीं होती, मैंने उनसे रोते हुए कहा। और मेरे दिल में अब कहीं न कहीं एक शक पैदा हो गया था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। ये कैसा सवाल है काव्या? मैं यहाँ दिन रात तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ और तुम मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है? उन्होंने इस तरह जवाब दिया तो उनकी आवाज़ में गुस्सा और हैरत साफ दिख रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था महेश, बस मेरा दिल बहुत घबराता है। मुझे रातों को नींद नहीं आती और मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैंने सिसकियाँ लेते हुए उनसे मिन्नतें करी। मेरी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अकेले रह रहकर
तुम माँ से कहो कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस वीज़ा की परेशानी दूर होते ही मैं तुम्हें अपने पास यहाँ बुला लूँगा। चलो अब मुझे काम करना है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। उन्होंने बहुत ही गुस्से में मुझे 2-4 बातें सुनाते हुए कॉल कट कर दी। उन्होंने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं बेबसी से बेड पर बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मुझे हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। खुद को अपने कमरे में मैंने बंद कर लिया था। मेरे अभी पहले मिसकैरेज को 2 महीने ही हुए थे कि मेरी तबीयत फिर से पहले जैसी रहने लगी थी। सुबह उठते ही मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया और मेरे सर में वैसा ही दर्द होने लगा जैसे पहले हो रहा था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। मैं वॉशरूम की तरफ भागी और फेस वॉश करने के बाद अपना चेहरा आईने में देखने लगी। मुझे अपनी आंखों में एक डर साफ नजर आ रहा था। मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ऊपर वाले, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैंने वॉशरूम के शीशे को मजबूती से पकड़ते हुए खुद से सवाल किया। मेरी आवाज़ में एक ऐसा डर था जो मानो किसी खतरे के आने का इशारा हो। मैं रेडी हुई और किसी को बिना कुछ बताए सीधी उसी डॉक्टर के पास चली गई जिनके पास पहले गई थी। क्लिनिक के अंदर जाते ही मैं कांप रही थी। मैंने रिसेप्शन पर अपना नाम लिखवाया और अपॉइंटमेंट लेकर वही इंतज़ार करने बैठ गई। अब मेरी बारी आई तो मैं कांपते कांपते डॉक्टर के केबिन के अंदर गई। डॉक्टर ने देखते ही मुझे पहचान लिया। काव्या, अब क्या हुआ? अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने तो आपको बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी थी। डॉक्टर ने अपने ग्लासेस ठीक करते हुए मुझे चेयर पर बैठने का इशारा दिया। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे साथ वो सब कुछ फिर से हो रहा है। मेरी तबीयत पहले की तरह फिर से ख़राब हो रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सुबह से वो वॉमिटिंग हो रही है। आप प्लीज़ मेरे टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक रही है। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और नर्स को टेस्ट करने का इशारा दिया। मैं एक बार फिर से इस मुश्किल दौर से गुजरने वाली थी। कुछ ही देर में रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़कर गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। काव्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अभी 2 महीने पहले तुम्हारा मिसकैरेज हुआ और अब आप फिर से प्रेग्नेंट है। आप ये अपने साथ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को अपनी टेबल पर पटकते हुए मुझसे हजारों सवाल करने लगी। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी और मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता डॉक्टर, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। मैंने रोते हुए अपने बाल खींचना शुरू कर दिए। मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे मैं कोई पागल औरत हूँ। देखिए काव्या, आप मुझे बिल्कुल सच बताइए कि आखिर बात क्या है। आपके हस्बैंड बाहर हैं तो ये सब कैसे हो रहा है? आप किससे मिल रही हैं? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। डॉक्टर, मेरी मजबूरी है। दरअसल मेरे हस्बैंड अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहते और कुछ दिन के लिए इंडिया आए हुए थे और वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वो यहाँ हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू साफ करते हुए डॉक्टर से झूठ बोल दिया। मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए उस वक्त यही कहानी सुनाना ठीक लगा, लेकिन आपने अपना पहला बच्चा भी खो दिया और फिर वही आपके हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ये कितना बड़ा कानूनी अपराध है और आप अपने खुद के साथ भी गलत कर रही हैं। डॉक्टर अब मुझे समझाने की कोशिश करने लगी और उनके मुझे समझाने में गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी थी। मेरे हस्बैंड हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगी, बस आप मेरी इस परेशानी से जान छुड़ा दीजिए। मैंने अपना पर्स खोला और पैसों की गड्डियाँ निकालकर टेबल पर रख दी। डॉक्टर ने पहले पैसों को देखा और फिर मेरे ख़राब हालत देखते हुए मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मैंने डॉक्टर को उसकी मुँह मांगी कीमत दी और अबॉर्शन करा लिया था। ये मुझे इस बार पहले से और ज़्यादा तकलीफ देता। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मैं एक गहरी खाई में गिर चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जब घर वापस आई तो मेरी हालत जिंदा लाश जैसी थी। मेरी सास और नंद को अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं उनसे छुपकर दोबारा अबॉर्शन करा चुकी थी। मैं फिर अपने कमरे में गई और वहां जाकर बहुत रोई और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि क्यों ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये मेरे कौन से पाप की सज़ा है? ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है? तो मुझे सच दिखा दे। मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ और फिर मैंने खुद से ही वादा किया कि अब मैं बहुत ही सावधान रहूंगी और हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखूंगी। और अब मैं वो दूध भी नहीं पीती थी। जो मेरी नंद मेरे पास वो दूध लेकर आती थी तो मैं उसे कमरे से भेज दिया करती थी और दूध का गिलास अपने हाथ में पकड़कर रखती थी
और उसके जाने के बाद वॉशरूम में जाकर दूध को फेंक दिया करती थी। तो कभी कभार वो मुझे दूध पिला दिया करती थी और मैं सच जानने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ जाती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे और फिर कुछ दिन के बाद ही मेरी किस्मत ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। मेरे इतना सावधान रहने के बाद भी मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार फिर से मेरे साथ वही सब होने लगा जो पहले हुआ था, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ गलती की थी। मैंने तो अब इतनी बार ये दूध भी नहीं पिया था, फिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। एक बार फिर से उसी डॉक्टर के पास गई। मैं अब पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था और मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे। चुपचाप जाकर डॉक्टर के सामने बैठ गई। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर फ़ौरन टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स पढ़ी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काव्या, ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ? क्या तुम पागल हो गई हो? ये तीसरी बार हुआ है तुम्हारे साथ। अब तुम तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हो। तुम अपने शरीर को कोई मशीन समझती हो क्या? डॉक्टर ने इस बार अपनी कुर्सी से उठते हुए बहुत ही गुस्से में मुझे डांटा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। डॉक्टर, आप मेरी बात सुनिए। आप प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिए और प्लीज़ मुझे वो दवाई दे दीजिए। मैं आपको दुगने पैसे दूंगी। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने कांपते हुए हाथों से पैसे निकालने की कोशिश की। नहीं काव्या, कोशिश भी मत करना। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और ना ही तुम्हारा कोई साथ दूंगी, क्योंकि इन रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर तुम्हारा इस बार अबॉर्शन हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा है। डॉक्टर ने मुझसे साफ मना कर दिया। डॉक्टर, आप भी तो एक औरत हैं। आप तो मेरी मजबूरी अच्छे से समझ सकती हैं। मुझ पर रहम कीजिए। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरे घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे। आप मेरी मदद कीजिए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे मदद की भीख मांगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इस बार मैं आपका अबॉर्शन नहीं कर सकती। अगर इस बार आपका अबॉर्शन हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। आपको अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे कैसे रहूंगी? अगर इस बच्चे के साथ रहूंगी तो फिर सबसे क्या कहूंगी कि ये बच्चा किसका है? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार भी वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उन्होंने मुझे साफ मना करते हुए बहुत समझाया कि मैं घर जाऊं और अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूं, अपने हस्बैंड को बुलाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं सबसे क्या कहती। सब मुझे ही गलत समझते। इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए। डॉक्टर ने क्लिनिक के गेट की तरफ इशारा करते हुए मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी खाई में गिर रही हूँ। मैं रोते हुए घर वापस जाने लगी। रोड पर गाड़ियाँ और चलते हुए लोग मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। मेरा दिमाग खराब हो चुका था और मुझे नहीं पता था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं यही सोचते सोचते घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मेरे सामने इस रात से पर्दा उठने वाला है। आज ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और आज मेरे सामने सब सच आने वाला था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अंदर जा रही थी। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी और डॉक्टर की बातें सुनने के बाद तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी और सास घर पर नहीं थी। शायद वो किसी काम से मार्केट गई थी। मैं सीधी अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो हॉल में मेरी नंद किताबें फैलाई हुई साइड में गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और बिखरी हुई किताबें ठीक से रखने लगी। मैंने जैसे ही सारी किताबें उठाकर उसके बैग में रखी तो उसके बैग के अंदर देखकर मैं हैरान रह गई। उसके बैग में एक बहुत ही महंगा फ़ोन था। मेरी नंद अभी बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी, फिर भी उसके पास ये मोबाइल था और उसके बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता था कि उसके पास मोबाइल कहाँ से आया और उसके पास ये मोबाइल क्यों है और वो इतनी छोटी सी बच्ची इस मोबाइल का क्या ही करती होगी। मैंने परेशान होते हुए उस फ़ोन को उसके बैग से बाहर निकाला। मैं वैसे ही उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैं उसका वो फ़ोन चेक करने लगी। मैंने उस फ़ोन को ऑन किया पर उस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था और मैंने जैसे ही फ़ोन ओपन किया मैं सीधा व्हाट्सएप में चली गई। व्हाट्सएप ओपन किया और उसमें चैट देखी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसमें जो मैसेजेस थे वो किसी और के नहीं बल्कि मेरे अपने हस्बैंड महेश के नंबर से आए हुए थे। आज रात फिर आऊँगा। अपनी भाभी को याद से दूध में नींद की गोली डालकर दे देना। मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। व्हाट्सएप की उस चैट को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर ज़ोर से हथौड़ा मार दिया हो
और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने फिर उस बैग को दोबारा से देखा तो बैग की एक साइड में छोटी सी शीशी रखी हुई थी जिसमें नींद की कुछ गोलियां साफ नजर आ रही थी। ये सब क्या है और इस घर में मेरे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं गुस्से और सदमे से निढाल हो गई और मैंने जल्दी से वो फोन और वो शीशी बैग में वापस रख दी। वहां से उठकर मैंने अपने दिल ही दिल में सबको बहुत बुरा भला कहा था और मैंने अपनी प्लानिंग की थी कि मैं आज रात को दूध का गिलास नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। घड़ी की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था और फिर रोज की तरह मेरी नंद हंसते हुए मेरे कमरे में आई और उसके हाथ में वही दूध का गिलास था। मुझसे मुस्कुराते हुए बोली, भाभी ये दूध पी लीजिए, आपकी तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूध पीकर आपको अच्छा लगेगा। उसने बहुत मासूमियत से मुस्कुराते हुए दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे बेड के पास खड़ी हो गई। हाँ मैं पी लेती हूँ, तुम इसे मेरी साइड टेबल पर रख दो, मुझे अभी तो बिल्कुल प्यास नहीं है, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में पी लूँगी। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे कहा और उसको कमरे से बाहर जाने का कह दिया। वो गिलास रखकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मैं बेड से जल्दी से उठी और मैंने उठकर सारा दूध वॉश बेसिन में बहा दिया और जल्दी से आकर खाली गिलास वहीं टेबल पर रख दिया और फिर मैं चादर ओढ़कर लेट गई। सोने का ड्रामा करने लगी, मगर मेरे दिमाग में अभी वही बात चल रही थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने इन लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला है। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही थी कि महेश की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो बाहर गए हुए हैं। उन्हें मुझसे मिलना था तो वैसे भी आ सकते थे, उन्हें इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी। आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। कुछ घंटे बाद दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला। किसी के दबे पैर चलने की आवाज़ सुनाई दी। सबसे बड़ा सदमा तो मुझे अब लगा जब कमरे में एक अनजान आदमी आया जिसको मैं जानती तक नहीं थी। ये एक सांवले रंग का आम से दिखने वाला आदमी था। हवस भरी नजरों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत घबरा गई। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है और ये आदमी मेरे कमरे में क्या करने आया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा सारा डर एक पल में गुस्से में बदल गया। मैं तेजी से बिस्तर से उठी और उस आदमी को देखकर शोर मचाने लगी और जोर जोर से चीखने लगी कि तुम कौन हो और इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, फौरन निकल जाओ यहाँ से। मैंने उस आदमी को मारने के लिए अपनी साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप उठा लिया और अपनी पूरी ताकत से चीखी। मेरी जोरदार चीखें सुनकर वो आदमी घबराया और इस वक्त मेरी सास और नंद भागते हुए मेरे कमरे में आ गईं। उनके चेहरे पर डर और उनके पकड़े जाने का खौफ साफ नजर आ रहा था। मैंने उन्हें देखकर उनसे पूछा कि ये आदमी कौन है और ये इस टाइम यहाँ क्यों आया है, मुझे सब सच सच बताइए। मैंने रोते हुए सास की तरफ गुस्से से देखा और उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। और इतना तो मैं जानती थी कि मेरी नंद को सब कुछ पता है, क्योंकि उसके मोबाइल पर मेरे हस्बैंड के नंबर से मैसेज आए हुए थे कि आज रात वो आएगा। मैं तो यही सोच रही थी कि शायद वो यहीं पर हैं और छुपकर मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन ये तो कोई बिल्कुल ही अजनबी आदमी था जिसका महेश से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तभी मेरी सास ने मेरे पास आकर मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे चुप करवाया। काव्या बेटी चुप हो जाओ, इतनी जोर जोर से मत चीखो, यही तुम्हारा पति है। सास ने मेरी तरफ देखते हुए बेबसी से वो सच मुझे बताया जिससे मैं अभी तक अनजान थी। ये आप क्या बकवास कर रही हैं माँ जी? मेरे होश उड़ गए कि मेरा पति तो महेश है, बहुत खूबसूरत है, जिसकी फोटो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। मैंने सास का हाथ झटकते हुए इस सच को मानने से इनकार कर दिया। मेरी सास ने एक लंबी और गहरी सांस ली। काव्या बेटी, मेरे 2 बेटे हैं, महेश और रमेश। ये जो सामने खड़ा है महेश, ये बड़ा है और रमेश छोटा है। और फिर रोते हुए उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। महेश सांवले रंग का और आम से शक्ल का था, लेकिन ये तुम्हें बहुत पसंद करता था, इसलिए तुम्हें कॉलेज से आते जाते बहुत बार देखा था और वो तुमसे शादी करना चाहता था। महेश ने अपनी माँ के साथ बोलते हुए कहा, माँ सच कह रही है, लेकिन रिश्ता तो आप लोगों ने अपने बड़े बेटे का नाम लेकर करा था और फोटो भी उसी की दिखाई थी, और मेरी मासी ने भी उनकी फोटो को ही देखकर मेरे लिए उन्हें पसंद किया था। क्या वो भी आप लोगों के साथ मिली हुई थी? मैंने पागलों की तरह रोते हुए उनसे सवाल पूछा और अपना सर पकड़ लिया। लेकिन हम लोग तुम्हारी मासी के पास पहले महेश का रिश्ता लेकर ही आए थे, लेकिन तुम्हारी मासी ने उसका फोटो देखकर साफ मना कर दिया था कि तुम इस रिश्ते के लिए नहीं मानोगी और तुम्हें वो पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद इतने खूबसूरत हो।
तुम कैसे किसी भी सांवले और आम से दिखने वाले लड़के से शादी कर लेती। मेरी सास ने रोते हुए मेरे पैरों में बैठने की कोशिश की। मैंने ये देखा तो मैं पीछे हट गई। इसलिए हमने रमेश का फोटो दिखाकर महेश का रिश्ता तुमसे किया। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारी मासी भी हमारे साथ मिली हुई थी और उन्होंने ही हमसे ये कहा था कि हम ये काम करें, हम रमेश का फोटो दिखाकर महेश का रिश्ता लेकर जाएं और महेश से ही तुम्हारी शादी करवा दें। उनकी वो बातें सुनने के बाद मुझे एक और झटका लगा। मासी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा माँ बाप बनकर पाला और मैं उन पर कितना भरोसा करती थी। इन लोगों की इस घिनौनी साजिश की वजह से मेरा तो वजूद ही मिट गया था। मेरी शादी हुई, लेकिन मैं अपना पति किसी और को समझती थी, जबकि मेरा असली पति तो कोई और ही था, जो रात को चोरों की तरह मेरे पास आता था। मैंने अपने 2 बच्चों को खुद मारा, जो कि जायज़ थे, नाजायज़ नहीं। और ये सब कुछ मुझसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? क्या मैं कोई बेजान खिलौना थी? मैं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है ना। मैंने महेश को इसी शक्ल के साथ इसी ही खुशी खुशी अपना लेती, लेकिन मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया गया? मैंने महेश की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, तुम सबको अंदाज़ा भी है कि मैंने क्या क्या सहा है। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मारा। इस बात के बारे में भी मैंने किसी से ज़रा सा भी नहीं कहा। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मारा, इस बारे में भी किसी ने ज़रा सा भी नहीं सोचा। तुम सब खूनी हो। मैं इतनी देर से चीख चीख कर रो रही थी, इसलिए मेरी सांस फूलने लगी। फिर मैंने उठकर अपना सारा सामान पैक किया और उस घर को छोड़कर कहीं दूर चली गई। उस वक्त मेरी सास, नंद और महेश ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने किसी की एक नहीं सुनी और वो घर छोड़ दिया। मैं मासी के घर भी नहीं गई थी, क्योंकि मासी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया था और मुझे तो अब उनकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी। मैं उस पूरी रात सड़क पर भटकती रही और फिर मैं थक के सड़क किनारे बैठी थी कि वहीं से एक बुजुर्ग महिला निकलकर जा रही थी। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने रोते हुए उन्हें पूरी बात बता दी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ, मुझे तुम्हारा और तुम्हें मेरा सहारा मिल जाएगा। मैं उस वक्त कहाँ जाती? मेरे माँ बाप तो मुझे पहले ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे और मेरी वो मासी, जिस पर मैं अंधा भरोसा करती थी, उन्होंने भी मेरे साथ ये सब करा था। इसीलिए मैंने उनकी बात मानी और उनके साथ चली गई। उनका घर छोटा था, लेकिन मेरे लिए वो एक सहारा था और मैं अब उनके साथ ही रहने लगी थी। उनके अपने बच्चे नहीं थे और उनके पति की मौत हो गई थी। वो इस घर में अकेली रहती थी। वो एक बहुत अच्छी औरत थी। मैंने उनका और अपना वक्ती तौर पर गुजारा करने के लिए सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। मैं वहीं मोहल्ले की औरतों के कपड़े सी दिया करती थी, जिससे वो 2-4 पैसे मुझे दे जाती थी और उन पैसों से मेरा और उन बूढ़ी औरत का गुजारा हो जाता था। एक दिन मैं और वो औरत बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी का खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस दरवाजे पर मेरे सामने जो लोग खड़े थे वो मेरे पति और मासी थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान हो गई और मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि ये लोग अब यहाँ क्या करने आए हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो महेश ने मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और मासी ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। वो दोनों कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी सच था हमें तुम्हें बता देना चाहिए था और फिर तुम जो भी फैसला करती हमें वो मंजूर होता। और हमारी इस बेवकूफ़ी की वजह से तुमने इतनी परेशानी बर्दाश्त की और तुम्हारे 2 बच्चे भी मर गए। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे गुनहगार हैं और हमारे साथ घर चलो। मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई और मैंने उनसे साफ कह दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत मनाया, मुझसे बहुत माफ़िया मांगी और उन बूढ़ी औरत ने भी मुझे बहुत समझाया और कहा कि बेटा, आज की इस दुनिया में कोई औरत अकेले नहीं रह सकती, तुम इन्हें माफ़ कर दो और इनके साथ घर चली जाओ। और महेश ने भी मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो मुझसे सच में प्यार करता है और वो चाहता है कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो तुम कुछ नहीं कहोगी और फिर तुम्हें मजबूरी में आकर मुझे अपनाना ही होगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी हो कि अगर तुम्हें सच बताता तो तुम ऐसे ही मुझे अपना लेती। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे साथ चलो। उसको माफ़ी मांगता देख मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे माफ़ कर दिया और मैं उसके साथ वापस चली गई।
क्योंकि वो सच में मुझे बहुत प्यार करता था और उसने ये सब कुछ सिर्फ मुझे अपनाने के लिए ही किया था। भले ही उसका तरीका गलत था, मगर नियत नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।